चलिए इस वीडियो में बात करने वाले ये आपको इससे पहले पेज नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर जो रेलवे सामान्य ज्ञान अध्ययन जो सामान्य अध्ययन है उसका हम एसपीडी पब्लिकेशन का तो इसका हम सेकेंड जो अब 2 से 4 है वो करेंगे। हम धीरे धीरे करके सबको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो इस बुक को जो नया है 1992 से 26 तक का जो नया एडिशन आया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 2 चीज़ हो गया था, ये भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य और संपूर्ण भारत एक दृष्टि में, ये हम देख लिया था। ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया था। आज ये 3 और 4 करेंगे, ठीक ना। जो कि पेज नंबर हम देख सकते हैं इसी तरह से दिया गया है। जो देख लेते हैं पेज नंबर, हमारा ये एक कंप्लीट हो गया था, दूसरा का कंप्लीट हो गया था। हम तीसरा पेज नंबर करेंगे जो ये है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम तीसरा पेज नंबर को स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह से सेट कर लिया है कि प्रॉपर आपको क्लीन दिख पाए, ठीक ना। तो चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि आपको प्रॉपर दिख पाए, ठीक है। तो चलिए हम हर एक एक लाइन को देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 9 है, ठीक ना। जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा लगे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा दोनों मतलब स्थलीय और जलीय सीमा से लगे हैं, ठीक ना। मानी कि स्थलीय और जलीय दोनों सीमा जो है 3 देश भारत के साथ लगते हैं। कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश है। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक ना। तो ये तीनों है जो कि देख सकते हैं। एक आपका 3 तो आपका इसमें से है जो कि दोनों है स्थलीय और जलीय, और आपका 4 हो गया जो कि चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ये चारों है जो कि अलग है, यानी कि केवल स्थलीय सीमा से है, समझे। लेकिन ये तीनों है जो स्थलीय और जलीय दोनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में क्या है? चीन है एवं नेपाल है। चीन और नेपाल है उत्तर में, और पश्चिम में उत्तर में नेपाल, चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, ठीक ना। और पश्चिम में पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक ना। और पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूरब में भूटान है, ठीक है। उत्तर पूरब में भूटान है। तो भारत के स्थलीय सीमा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। यह एक भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ठीक ना। भूटान, क्या कहा गया है नेक्स्ट लाइन में कि भूटान को डूक यूल भी कहा जाता है। भूटान को डूक यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, ठीक ना। सबसे लंबी है जो कि बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा है जो कि अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि पंचशील घाटी पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंचशील घाटी कहाँ? अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट लाइन क्या कहा है? भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश है। कौन कौन है जलीय सीमा से? मालदीव एवं श्रीलंका 2 देश है जो कि भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है।
भारत के निकटतम यानी कि समुद्र पार यानी समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है? शिलोंग है, सिलोन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर क्या कहा गया है कि पाक जल संधि, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक ना। पाक जल संधि एवं व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु को यानी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन? पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि क्या कहा है? श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप एवं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंदी है, ठीक ना। श्रीलंका है जो रत्नों का महाद्वीप एवं पूर्वी पूर्वी समुद्री की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। यानी कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन है? पहला तो हो गया श्रीलंका, और दूसरा कौन सा हो गया? इंडोनेशिया है, ठीक ना। दूसरा इंडोनेशिया। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन हो गया? इंडोनेशिया। और पहला कौन सा हो गया? श्रीलंका, ठीक ना, जो कि निकोबार द्वीप समूह में कहाँ है? जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार में स्थित है, ठीक ना। समझ गया कि भारत का पहला जो पड़ोसी देश यानी समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। और दूसरा इंडोनेशिया। और जो कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार में स्थित है, ठीक ना। ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। तो इसी तरह से प्रॉपर लाइन को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। और आप केवल ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। आपको ये बुक को पढ़ने में और पढ़ते होंगे तो जब ये वीडियो देखकर तो और भी मजा आएगा, ठीक ना। और बहुत याद होगा। तो चलिए, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों के सीमा से लगे। यानी कि बात कर ले तो भारत के कुल कितने 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं, ठीक ना। तो भारत का 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जो कि पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं, ठीक है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि पड़ोसी देश के सीमा से लगे हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित है, ठीक ना। तो भारत देश की सीमाएं जो है दोनों तरीका है, प्राकृतिक नेचर और मानव ह्यूमन द्वारा है, ठीक ना। दोनों द्वारा निर्मित है। तो कहा गया मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा होती है, ठीक ना। तो मानव निर्मित में कुछ सीमा जो अध्यारोपित होता है वो किसी बाह्य शक्ति द्वारा होती है। तो जो मानव निर्मित होता है वो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा जो सीमा रेखा है उसे अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण कह सकते हैं, ठीक ना। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है उसे अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कहा गया है? सर क्रिक सर क्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। तो सर क्रिक विवाद किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। और ये भी बताइए कि रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लाइन। सर क्रिक पक्ष
यानी दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करते हैं। तो सर्किल रेखा है जो किसको किसको अलग करता है? कच्छ यानी कि दलदली भूमि है के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। सर्किल रेखा के रन यानी रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो हम ऊपर क्वेश्चन पूछे थे वो आ ही गया। रेड क्लिफ रेखा, ठीक ना, भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, बीच सीमा रेखा है, ठीक ना, जिसका निर्धारण कब? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना, किया गया था। 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर रेड क्लिफ के द्वारा। यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ है जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, बीच की सीमा रेखा है, ठीक ना, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को वो सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत का भूभाग, भारत का भूभाग है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक ना, कौन सा है? पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक ना, जिसे हम पीओके कहते हैं। भारत का जो एक भूभाग है जिसे हम पीओके कहते हैं वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके का पूरा नाम क्या होता है? पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक ना। और एक नीचे लाइन दिया गया है कि पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है, ठीक ना। तो पीओके की राजधानी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर का राजधानी मुजफ्फराबाद है। तो हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है इसको, और इसके बाद हम क्या करेंगे? ये इसको पहले इसके इस साइड वाला है उसको कंप्लीट करेंगे जो कि नीचे है यहाँ भाग, ठीक ना। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं प्रॉपर जो आपको दिखता है। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8885 मीटर, यह नेपाल में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है और विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, ठीक ना, जो नेपाल में स्थित है। 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा यानी एलओसी, एलओसी का हिंदी पूरा नाम क्या होता है? नियंत्रण रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, ठीक ना, युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था, ठीक ना। तो नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो कि शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया है? सियाचिन विवाद, सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। जो सियाचिन विवाद किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक ना, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और कहा गया कि सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारत सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन लद्दाख में है, जिसमें 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया नेक्स्ट लाइन? काला पानी विवाद, काला पानी विवाद भारत नेपाल के से संबंधित है। काला पानी विवाद किसके किससे? भारत और नेपाल से संबंधित है, ठीक ना। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा है। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1937 को बर्मा से अलग हुआ था, ठीक ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से अलग हुआ था, ठीक ना। बर्मा यानी म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, वह भारत से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से अलग हुआ था, जिसे अभी हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। और किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक ना, 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है?
कि मंडले मंडले जेल जो कि म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मंडाले जेल जो म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि रंगून वर्तमान में यंगून। रंगून जो पहले था वो वर्तमान में क्या नाम है? यंगून। ठीक ना। म्यांमार की बड़ा शहर है। ठीक ना, बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर का कब्र है। ठीक ना। रंगून का अभी नया नाम क्या है, जो कि वर्तमान में जो प्रेजेंट में नाम है यंगून है। म्यांमार का एक बड़ा शहर है। ठीक ना, जहाँ किसका कब्र है? बहादुर शाह जफर का कब्र है। बहादुर शाह जफर का कब्र है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा है? हिमालय की श्रेणी आरा आर्कानयम आर्कानयम म्यांमार में है। ठीक ना, आर्कानयम म्यांमार में है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि मैकमोहन देख सकते हैं आ गया। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक ना। इसको याद रखने के लिए आप देखिए, रेड क्लिप रेखा से हम कैसे कैसे इसको दोनों को याद रखेंगे। रेड क्लिफ यानी रेड मतलब लाल। देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच बार बार युद्ध होते रहता है तो लाल यानी कि खून प्रपात होते रहता है। ठीक ना। तो रेड क्लिफ रेखा यानी रेड यानी लाल, तो भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक ना, इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मैकमोहन रेखा देख सकते हैं, चाइना जो चाइनीज सामान है, जो माइक हो गया, जो भी डिजिटल सामान है, वो माइक माइक से हम याद रख सकते हैं। माइक मोहन रेखा, माइक कौन? चाइना बनाता है। ठीक ना। तो ये ध्यान रख सकते हैं और इस तरह से इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको बता दिए हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी कहलाती है। ठीक ना। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जो भारत का क्षेत्र है और चीन का अधिकृत क्षेत्र है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच एक सीमा रेखा है। ठीक ना, जिसका नाम क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक, जिसे एलएसी कहा जाता है, और एक एलओसी है। ठीक ना, दोनों अलग अलग है। डोकलाम डोकलाम जो कि चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो कि सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी में स्थित है। ठीक ना। तो एक डोकलाम है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ठीक ना, जो कि सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। तो चीन के सिक्किम के पास जो चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी है, वो उसके बीच स्थित है। कौन? डोकलाम। ठीक ना, चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत भूटान के बीच शांति भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को किया गया था। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि कब किया गया था? 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। भारत और भूटान के बीच शांति मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक ना। तो डूरंड रेखा का जो पहले भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में यह रेखा किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं।
त्रिपुरा जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक बिहार सॉरी भारत का राज्य है जो कि किसके किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत भारत यानी कि त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या है, शून्य रेखा कहलाती है। भारत में त्रिपुरा और एवं या भारत या बांग्लादेश के बीच एक भारत के त्रिपुरा एवं बांग्लादेश भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या है, शून्य रेखा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर और द्वीप और तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद, ठीक ना, भारत और बांग्लादेश के बीच है। कौन कौन, न्यू मूर द्वीप और तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद, ठीक ना, किसके किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि तो हमारा ये देख सकते हैं ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया था, ठीक ना। तो नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत यहाँ क्या कहा गया है, मैत्री एक्सप्रेस ढाका यानी बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस कहाँ कहाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। तो इसके याद रखने का सबसे अच्छा क्या तरीका है कि समझौता एक्सप्रेस जब भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो भारत उसको समझा देता है पाकिस्तान को, तो समझ जाता है, नहीं तो क्या होगा वो जानता है। तो इसीलिए समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलता है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैत्री एक्सप्रेस का बात कर ले तो मैत्री यानी मित्रता से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, तो मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलता है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश में थोड़ा सा घुला मिला रहता है, बांग्लादेश इधर, नहीं तो उसको क्या हाल होगा वो जानता है। तो हम इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये समझने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। तो इसलिए मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलता है, बांग्लादेश और भारत के बीच, जिसे हम जोड़ सकते हैं ढाका और कोलकाता के बीच। और समझौता एक्सप्रेस तो भारत और पाकिस्तान के बीच लिखा हुआ है सिंपल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। एक बंधन एक्सप्रेस है, ठीक ना, बंधन एक्सप्रेस कहाँ, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश के बीच बुलंदशहर, कहाँ से, बुलंदशहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुआ था। तो बंधन तो भारत है जो बांग्लादेश में भारत है जो सॉरी बांग्लादेश है जो भारत से बंधा रहता है, तो उसको बांध कर रखा जाता है, तो इसीलिए मित्रता है तो बंधेगा ही। तो बंधन एक्सप्रेस भी कहाँ चलेगा, भारत में और बांग्लादेश के बीच, कहाँ से, दोनों कलकत्ता से चलता है, लेकिन ये कलकत्ता से बांग्लादेश के कहाँ तक, बुलंदशहर के बीच चलता है, ठीक ना। और जो मैत्री एक्सप्रेस है वो वहाँ, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि बंधन एक्सप्रेस है जो कलकत्ता से बांग्लादेश के बुलंदशहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अम, तो यहाँ पर पूरा जो है एक जगह आपका देखने को मिल जाएगा, पड़ोसी देश से लगने भारतीय राज्य, ठीक ना। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। पड़ोसी देश है एक तरफ और एक तरफ है भारत, भारतीय राज्य, ठीक ना। तो क्या क्या कहा गया, पाकिस्तान जो कि 3+2, ठीक ना। 3+2 का मतलब है कि 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तीनों राज्य है, ठीक ना। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगता है, ठीक ना। उसका जो तो यानी कि आप याद रख सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो सीमा है वो अफगानिस्तान से लगता है, और चीन से 4 और 1 सीमा लगता है। कौन कौन, भारत का जो है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसका सीमा जो है चीन से लगता है, ठीक ना। सॉरी, सीमा नहीं, पर जो कि पड़ोसी देश है, ठीक ना, पड़ोसी देश है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, पड़ोसी देश, देख सकते हैं ये पड़ोसी देश है और भारतीय राज्य है, ठीक ना। तो चलिए जो भारत नेपाल का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है जो कि भारत का है, वो उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, उत्तराखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक ना, जो कि नेपाल का पड़ोसी राज्य है, ठीक ना, जो कि भारत का एक ये राज्य है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भूटान से भारत का कौन कौन सा राज्य है जो कि पड़ोसी है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। और बांग्लादेश, बांग्लादेश से कौन कौन, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य लगता है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। नेक्स्ट में चलते हैं किससे, म्यांमार से 4 राज्य लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई, ठीक ना। तो पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई जो कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश है जो कि भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, 4096 और चीन है जो कि भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर, ठीक ना। और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर, ठीक है, जो कि सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि म्यांमार 1643 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। देश दो देश के बीच की सीमा रेखा, ठीक ना, तो दो देश के बीच के सीमा रेखा जो कि हमने अभी पहले भी पढ़ा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक मोहन रेखा, भारत और चीन। मैक मोहन से हम मैक को याद रखेंगे और भारत और चीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना का रहता है मैक। और नेक्स्ट पर चलेंगे, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ, भारत और पाकिस्तान। डूरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच एक कच्छ के पास है, ठीक ना, एक कच्छ के बीच, कच्छ के पास, ठीक ना। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर व दक्षिण वियतनाम के पास। और नॉट या सिज फ्राइज रेखा रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। और ऑर्डर निस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के पास। मोन मोनरहीन रेखा कहाँ, रूस और फिनलैंड के पास है, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक ना, पेज नंबर हमारा 4 पर, जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं। थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं इस तरह से। तो हम इसका भी पार्ट बाय पार्ट हम कर रखे हैं, तो पहले जो जैसे हमने उसको देखा उसी तरह से इसको भी एडजस्ट करते हैं और पूरा करते हैं कंप्लीट। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो बहुत आपको फायदा देखने को मिलेगा। बताइएगा भी कमेंट सेक्शन में कि कितना आपको इम्प्रूव देखा, फायदा देखने को मिला इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या है, बिग बैंग, ठीक ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक ना। बिग बैंग थ्योरी का हिंदी नाम क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा कि बिग बैंग
बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम जॉर्ज लेमिंगटन ने किया था। कब? 1894 96 में, ठीक ना। और आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक कहा जाता है किसको? कोपरनिकस को, जो कि पोलैंड के थे। कहाँ के? पोलैंड के थे। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि सूर्य सूर्य है जो कि सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य है जो कि सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ठीक ना। सूर्य है जो कि सौरमंडल का केंद्र है केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कहा था कौन? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। सूर्य इसका परिक्रमा कहा था। कौन कहा था? टॉलमी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। कौन किया था? जोहान्स केपलर जर्मनी के थे। और ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था। कौन? एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक ना। 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसान बोसान हिग्स बोसान हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि सर्न सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज लार्ज हेड्रॉन हेड्रॉन कोलाइडर यानी एलएच मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास हुआ था। जेनेवा में है, ठीक ना। सार्न कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट लाइन क्या है? चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। और विस्फोट तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा है। विस्फोट तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा है। सुपरनोवा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेड हॉयल ने किया था। सुपरनोवा सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृत प्रेय तारा का विस्फोट अवस्था है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा एक मात्रक क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक ना। और प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ठीक ना। तो एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है? पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी है, ठीक ना। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि एक प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, या मीटर में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9.6 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। आकाशगंगा जिसे गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी है किसका? आकाशगंगा है क्या है? गैस, बादलों और धूलकण और अरबों तारों का समूह है, ठीक ना। आकाशगंगा गैस, बादलों, धूलकण और अरबों तारा का समूह है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि हमारी आकाशगंगा दूध मेखला है। हमारी जो आकाशगंगा का नाम है क्या है? दूध मेखला है, ठीक ना। और हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस
आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दूध मेखला। आकाशगंगा की आकृति क्या है सर्पिलाकार, यानी कि हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है और दूध मेखला का आकृति कैसा है सर्पिलाकार, यानी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आकाशगंगा का सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है देवयानी, यानी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ठीक ना। आकाशगंगा यानी मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। ठीक ना। मंदाकिनी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी को सर्वप्रथम कौन देखा था तथा बृहस्पति ग्रह का खोज किया था गैलीलियो ने किया था। ठीक ना। मंदाकिनी को पहले सर्वप्रथम देखा था और बृहस्पति का खोज गैलीलियो ने किया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेबुला जिसे निहारिका कहा जाता है, नेबुला है। ठीक ना। निहारिका कहा जाता है, ये अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। ठीक ना। नेबुला या निहारिका। आ, कच्ची कहता है कि नंगी आंखों से दिखने वाले नेबुला कैसा है ओरियन है। नंगी आंखों से देखने वाले नेबुला ओरियन है। और पल्सर पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ठीक ना। और ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या पल्स। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है पल्स कहलाता है। तारों में उसका स्रोत क्या, तारों में ऊर्जा का स्रोत, सॉरी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है नाभिकीय संलयन कहलाता है, नाभिकीय संलयन। तो हम ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिए, राइट वाला पार्ट को करके उसके बाद मिडिल वाला पार्ट में हम चलेंगे। तो क्या कहा गया है कि तारों का मुख्य घटक क्या है हाइड्रोजन व हीलियम। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम। और पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है सूर्य है। ठीक ना। सूर्य का निकटतम तारा क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक ना। और सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है, साइरस डॉग स्टार है। ठीक ना। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। तारों का रंग सूचना, तारों का रंग जिसे सूचक तार, तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना क्या है प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया कौन दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। और एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1983 में मिला था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1983 में। और ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन कहा गया है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होता है 1.4 सूर्य द्रव्यमान। ठीक ना। और तारों का सुंदर आकृति क्या कहलाता है तारामंडल कहलाता है। और तारामंडलों की कुल संख्या कितना है 88 है। तारामंडलों की कुल संख्या 88 है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि सबसे बड़ा तारा हाइड्रा है और सबसे बड़ा तारामंडल, सॉरी सबसे बड़ा तारामंडल क्या है हाइड्रा है। और सबसे छोटा तारामंडल तारामंडल क्या है क्रक्स है। ठीक ना। और ध्रुव ध्रुव तारा भाग है लघु सर्पिला का। और दिशा निर्धारित में सहायक होता है, दिशा निर्धारित में सहायक होता है ध्रुव तारा। ठीक ना। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ठीक ना। ध्रुव तारा किसे सूचित करता है उत्तर दिशा को। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि धूमकेतु धूमकेतु जो कि धूल बर्फ और गैस से निर्मित पिंड है। ठीक ना। धूमकेतु धूल बर्फ और गैस से निर्मित पिंड है। ठीक ना। 76 वर्ष में दिखाई देने वाले 76 वर्ष में दिखाई देने वाले धूमकेतु जो कि पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा है हेली, यानी हेली इसका नाम है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। ठीक ना। और इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है, जिसका अंतिम बार कब दिखा गया था 1986 में दिखा गया था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं।
हेली, जिसे कि उच्छल तारा भी कहते हैं। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई कब पड़ेगा? 2062 में दिखाई देगा, ठीक है ना। पहले, उससे पहले कब दिखा गया था? 1986 में अंतिम बार दिखा गया था। अब नेक्स्ट बार कब दिखेगा? 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल बुध है, ठीक ना। मंगल बुध है, जो कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? ग्रहों का क्रम ये बढ़ते क्रम में है, ठीक ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक ना। तो इस सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। और सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? केंद्रीय कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्र का तापमान क्या होता है? 15 15 मिलियन सेल्सियस होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि सूर्य का सतह का तापमान क्या है? 100,000 सेल्सियस। और सूर्य का बाह्यतम परत क्या है? क्रीट या कोरोना। कोरोना का उत्सर्जित करता है, कोरोना का उत्सर्जित करता है एक्स किरण। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो कि प्रकाशमान नहीं होता है, उसे क्या कहना है? वर्णमंडल, ठीक ना। वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फीयर कहता है, ठीक ना। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 25% और अन्य तत्व में 2.5% यानी 2.5% होता है, ठीक ना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया कि सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है, ठीक ना। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा जो है सूर्य का आकार है, हो सकते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? 149.598 इंटू 10 के पावर 6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक ना, जो कि सूर्य का औसत दूरी है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर सूर्य ग्रह होता है। सूर्य ग्रहण सॉरी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, तो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। यानी कि आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं सूर्य को, केवल यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा, ठीक ना। हाँ। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि चंद्रमा जो कि जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे और में लगभग करता है, ठीक ना। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आकाश आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्यों आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। और यहाँ हमने पढ़ा था कि आकाश कैसा, उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो आकाश, तारों का टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, और जो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। और आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? आकाश प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण और आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट लाइन इसका कंप्लीट करते हैं हम लोग। हमारा ये देख सकते हैं सौरमंडल एक दृश्य में, ठीक ना।
तो हम लोग करते हैं फटाफट इसको कंप्लीट। सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध मरकरी है, जिसे सूर्य का सबसे निकटतम स्थित ग्रह बुध है, ठीक ना। पृथ्वी की सबसे निकटतम स्थिति ग्रह शुक्र है, ठीक ना। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्लान पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा गया कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक ना। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्या है? वरुण और नेपच्यून है। और वरुण की खोज कौन किया था? जॉर्ज गेल्स द्वारा उन्हें 1846 में किया गया था, ठीक ना। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह क्या है? कौन सा है? बुध और शुक्र है। लाल और हरा ग्रह क्रमशः कौन है? लाल ग्रह मंगल है और हरा ग्रह वरुण है, ठीक ना। क्रमशः का मतलब होता है, ठीक ना। पीला ग्रह तथा नीला ग्रह। पीला ग्रह कौन? बृहस्पति। और तथा पृथ्वी है नीला ग्रह, जिसे हमने अभी पढ़ा था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि नीला और पीला ग्रह, तब नीला ग्रह बृहस्पति और पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी हो जाए। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण है, जिसे यूरेनस कहा जाता है। और सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि यूरेनस की खोज कौन? हर्शल द्वारा 1781 में। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है, ठीक ना। सब और पृथ्वी का वाहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। और भोर या सांझ का तारा शुक्र वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, जिसे बृहस्पति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन कहा गया है कि सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। और फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या कितना है? 7 है। और शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो है, ठीक ना। शनि की रिंग की खोजकर्ता गैलीलियो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कहा गया है? सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः कौन है? बृहस्पति है सबसे तेज। और सबसे धीमी शुक्र है, ठीक ना। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो 88 दिन में करता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि पृथ्वी के विपरीत विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है, ठीक ना। पृथ्वी से सबसे निकट निकट तारे का प्रकाश, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, ठीक ना। कितना लगता है? 4.2 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कहा गया है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 8.3 मिनट या 500 सेकेंड या 1.3 सेकेंड। ये आप कमेंट करके बताइए कि 1.3 सेकेंड कैसे होता है, ठीक ना। जैसे ये तो हम जान रहे हैं कि सूर्य से तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट होता है, जिसे हम 500 सेकेंड कह सकते हैं। लेकिन ये 1.3 सेकेंड कैसे कहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खोजिएगा इसके बारे में, जरा आप सर्च कीजिएगा। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है कौन सा है? तो सोरेस है, जो कि खोजा था पियाजे ने खोजा था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं।
क्या है? पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा का। सी ऑफ टर्किबिलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो यानी एम। एसेरेस, जिसे एरीज का कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। प्लूटो, जिसका खोज 1930 में टॉम बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक ना। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसका खोज कब किया गया था? 1930 में टॉम बैक्स ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से कब? 2006 में प्रयाग बैठक में हटाया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा पेज 3 और 4 कंप्लीट हो गया। वीडियो दोस्त जरूर बढ़ाओ। बाय मिस्टेक दोस्त थोड़ा सा एक आ गए थे आदमी, अगर वॉइस गया होगा तो कोई नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। और चलिए बात करते हैं। तो हमारा पेज नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से आपको पेज बाय पेज हम कंप्लीट करा देंगे। वीडियो से को आप अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो सच कह रहे हैं दोस्त, बहुत इम्प्रूव देखने को मिलेगा, ठीक ना। और ये आप कमेंट करके बताना कि दिखा है या नहीं, ठीक ना। और बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको, ठीक ना। तो ये बुक ना रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा बुक माना जाता है, और है भी। देखिएगा आप, कंटेंट के तौर पर देखेंगे, पढ़ेंगे तो खुद पता लगेगा। तो वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो जो अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और लाइक सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले, और हम अपने टाइम को दे पाए और ऐसे कंटेंट को अपलोड कर पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुंच पाए, ठीक ना। और कोई गलती हो गया है तो उस वो भी कमेंट सेक्शन में बताए, जो कि दूसरों को सही वो सही कर ले, सुधार कर ले। हम कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस टीचर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हम जो करेंगे वो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ फिर से अगेन कहते हैं कि वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, कि ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।